बात करूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत ने इस मौके पे श्रीलंका की काफ़ी मदद भी की। तकरीबन $3.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन भी उनको चाइना और एक श्रीलंका इंडिया का कंपटीशन भी है इस हवाले से श्रीलंका को। और कुछ लोग पाकिस्तान में खाकम बदहान ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की सूरत हाल भी इसी किस्म। चीन से जो तुम पैसा ले रहे हो, तुम इतने हाई लेवल पे ले रहे हो, इंटरेस्ट पे, इतने ब्याज दर इतना ऊंचा है कि तुम वो कभी लोन वापस कर ही नहीं सकते। का जो हाल हुआ है ना, वही आपका होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास को रोड इंसर्जेंसीज, सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, ये सारी क्रिएट होती हैं और फिर आपको अफगानिस्तान से उनको सपोर्ट मिलती है, इंडिया से उनको सपोर्ट मिलती है और फिर वो फ्लरिश करती हैं। ये जो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो सबसे पहले 2-3 चीज़ें दरकार होती हैं। पहली तो ये, वो कहते हैं जी कि हमें जो गारंटीज़ आप देते हैं वो पक्की होनी चाहिए, सॉवरेन। भारत पर नज़र रखने के लिए पहले चीन श्रीलंका में आया और फिर अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत बनाते जा रहा था। लेकिन जब श्रीलंका की मुश्किल घड़ी आई तो चीन भाग खड़ा हुआ। भारत ही श्रीलंका के काम आया। इस संबंध में कुछ और चर्चा, आइए सुनते हैं। बात करूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत ने इस मौके पे श्रीलंका की काफ़ी मदद भी की। तकरीबन $3.5 बिलियन की क्रेडिट चाइना और एक श्रीलंका इंडिया का कंपटीशन भी है इस हवाले से श्रीलंका को लेकर। लेकिन श्रीलंका में जब ये डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल पैदा हुई तो पहले इन्होंने इंडिया को भी अप्रोच किया, चाइना को भी अप्रोच किया। लेकिन ममालिक देखते हैं कि आया जो हम मदद देना चाह रहे हैं कि वो किसी हवाले से इन ममालिक के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है। फिर पॉलिटिकल ऑब्वियसली मकासद भी होते हैं। तो भारत, हम जो ममालिक श्रीलंका को एड देते हैं, अब देख रहे हैं कि पॉलिटिकल क्या मामला। अच्छा, पाकिस्तानी तो लालची हैं ही। उन्होंने IMF को, क्योंकि उनको IMF से भी पैसा चाहिए था, उनको तो हर 2 महीने में पैसा चाहिए ना किसी से, बिना पैसे लिए तो कहाँ उनका दिन पूरा होता है। तो उन्होंने फिर एक काम करा, उन्होंने बोला कि भाइयों एक काम करो, IMF को बोला कि ये दो चाइनीज लोन्स। IMF ने कागज देखे, IMF का गला सूख गया। IMF ने पाकिस्तानियों को बुलाया, बोला यार तुम लोगों ने कर क्या रखा है, अपने मुल्क को बेच दिया तुमने और फिर तुम हमारे पास आओगे जी पैसा दे दो। तो अभी लेटेस्ट आया 3 दिन पहले, IMF ने एक शर्त रख दी पाकिस्तान के आगे और यह बोल दिया कि देखो या तो हमसे पैसा ले लो या चीनियों से ले लो, क्योंकि तुम हमारे पास आ रहे हो रोते गाते कि हमें पैसा दे दो, हमारा मुल्क ठीक कर दो, और यहां पे पीछे से तुम चीन से भी पैसा लूट रहे हो, चीन से भी पैसा लूट रहे हो। तो ये बनेगी कैसे बात? ये बात कैसे बनेगी बताओ ना। चीन से जो तुम पैसा ले रहे हो, तुम इतने हाई लेवल पे ले रहे हो, इंटरेस्ट पे, इतने ब्याज दर इतना ऊंचा है कि तुम वो कभी लोन वापस कर ही नहीं सकते। तुम्हारी पुश्तें बीत जाएंगी, तुम चीनियों का पैसा वापस नहीं कर पाओगे। लेकिन हर दूसरे महीने में तुम बीजिंग पहुंच जाते हो और हाथ में कटोरा लेके खैर तुम सऊदी भी पहुंचते हो, तुम UAE भी पहुंचते हो। तुम उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, और ये सारी कपल इकट्ठी होती हैं और आपको इंसर्जेंसीज, सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, ये सारी क्रिएट होती हैं और फिर आपको अफगानिस्तान से उनको सपोर्ट मिलती है, इंडिया से उनको सपोर्ट मिलती है और फिर वो फ्लरिश करती हैं। और फिर वहां पर सिर्फ नहीं मिलती है सपोर्ट, दुबई में वो बैठे होते हैं, इंग्लैंड में वो बैठे होते हैं, स्विट्जरलैंड में वो बैठे होते हैं, इंग्लैंड में वो बैठे होते हैं, अमेरिका में वो होते हैं। और इन सारी जगहों पर उनको कौन सपोर्ट करता है? मेरा ख्याल है, लेट्स नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आई एम नॉट, वो कहते हैं बहुत बोल। बाहर एक पोर्ट डेवलप की है, इंडिया ने डेवलप की है, ईरान के साथ मिलके की है। चाबहार से रोड ऊपर उन्होंने ज़राइन तक लेकर गए हैं, रेलवे ट्रैक भी उनका वहां पर तफ्तान तक जाता है। इंडियन उनके ईरानियन जो पोर्ट सिटी है, बॉर्डर सिटी है, वहां तक जाता है। इंडियन ने 217 किलोमीटर की रोड फ्रॉम ज़राइन टू दिलाराम बनाई है, ताकि वो जो उनकी क्रीसेंट हाईवे है उस एक और बहुत बड़ा डिसीजन जो लिया महिंदा राजपक्षे ने, वो था हेम्बनटोटा जो पोर्ट है उसके बारे में। उन्होंने चाइनीज़ को भी इन्वॉल्व किया और चाइना से भी लोन्स लिए, और देखा ये जाए तो वो प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी ये कहा। और कुछ लोग पाकिस्तान में खाकम बदहान ये भी कह रहे हैं कि जी
पाकिस्तान की सूरत हाल भी इसी किस्म की है और खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी कहीं दिवालिया या का शिकार ना हो जाए, डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान गो कि हमारे भी फॉरेन रिज़र्व जो हैं वो तकरीबन 10 बिलियन के करीब हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और हमारी पॉपुलेशन भी श्रीलंका से बहुत ज़्यादा है। 15-20 अरब दे देंगे, बोलेंगे कराची हमारा हुआ। वो फिर 15-20 अरब दे देंगे, बोलेंगे लाहौर हमारा हुआ। फिर 15-20 अरब दे देंगे, बोलेंगे इस्लामाबाद हमारा। वो तो पूरा मुल्क खरीद लेंगे इनका, और ये बेचने के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान का जो अशराफिया है, पाकिस्तान का एलीट है, पाकिस्तान को, जैसे इनकी फौज है ना, पाकिस्तानी आर्मी दोस्तों, हर जगह DHA बना रखे हैं, डिफेंस हाउसिंग जो अथॉरिटीज हैं, ये प्लॉट काट काट के बेचना। इन्होंने पूरे पाकिस्तान का कॉर्नर प्लॉट बना रखा है, बेच बेच के चाइनीज को बेच रहे हैं लोग। श्रीलंका का जो हाल हुआ है ना, वही आपका होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, और श्रीलंकन्स में इतनी गैरत तो है कि सड़क पे आ रहे हैं। श्रीलंकन्स में इतनी हिम्मत तो है कि वो सड़क पे आ रहे हैं। श्रीलंकन्स में इतनी करेज है, इतना कैरेक्टर है कि उन्होंने बोला कि नहीं, हटाओ इसको। आप तो वो भी नहीं करोगे। पूरे अशराफे के पास डुअल पासपोर्ट है, ये तो जहाज में बैठ के फुर्र हो जाएंगे बाहर। आपको पकड़ में थोड़ा आएंगे, ना इमरान खान पकड़ में आएगा, ना नवाज शरीफ पकड़ में आएगा, ना जरदारी पकड़। इमरान खान का डुअल पासपोर्ट नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन वे भाग जाएंगे दुबई। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दुबई भाग जाएंगे, कौन इनको रोक पाएगा यार? ये जो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो सबसे पहले 2-3 चीज़ें दरकार होती हैं। पहली तो ये वो कहते हैं जी कि हमें जो गारंटीज़ आप देते हैं वो पक्की होनी चाहिए, सॉवरन गारंटीज़ होनी चाहिए कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब हम उसके प्रॉफिट्स आएंगे या डिविडेंड्स आएंगे तो हमें रुकावट नहीं होगी उन कैपिटल मूवमेंट्स के। मतलब है कि जब हम चाहेंगे अपने पैसे पाकिस्तान से वापस ले जाएं। ये एक गारंटी हर इन्वेस्टर मांगता है। दिस इज़ नोन एज फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कि भाई पैसा अंदर आया, आपने इन्वेस्ट किया, अगर आप बंद करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट क्योंकि कामयाब नहीं रही, या आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, आप डिविडेंड्स, आपको प्रॉफिट मिल रही, कि रिपैट्रिएशन उसकी इजाज़त होनी चाहिए। पहली बात कि कोई इस किस्म की हरकतें ना करें बजट के अंदर, या ऐसे इकदाम ना करें जिसके साथ रुकावटें क्रिएट हो जाए, अदरवाइज हम नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट। भारत पर नज़र रखने के लिए श्रीलंका चीन के लिए एक उपयुक्त स्थल दिखाई दिया, और फिर श्रीलंका यहाँ पर अपना बोरिया बस्तर लेकर आ भी गया। श्रीलंका के अंदर का जो वातावरण था वह भी चीन के लिए उपयुक्त साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पर 2 गुट हैं, एक गुट सिंघली है और दूसरा है तमिल। दोनों हालांकि हिंदू हैं और भारत से ही गए हैं, लेकिन इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई होते रही है और इन लोगों में खूनी संघर्ष होता रहा है। आज की तारीख में जो वहाँ का शासक वर्ग है वह सब सिंघली संप्रदाय से रिलेटेड है, और कहा जाता है कि तमिल लोग जो तमिलनाडु से जाकर वहाँ श्रीलंका में बसे हैं, उनके प्रति भारत की थोड़ी सहानुभूति ज़्यादा है। क्योंकि भारत की सहानुभूति एक गुट तमिल के लोगों के साथ है, तो श्रीलंका के लिए सिंघली गुट जो आज का शासक वर्ग है उसके साथ अपना मेल जोल बढ़ाना आसान लगा, और इन शासक वर्गों को घूस देकर चीन ने कंट्रोल कर लिया। और फिर वहाँ पर विकास के नाम पर हबन पटोटा बंदरगाह उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि इतना कर्जा दे दिया कि श्रीलंका उसे लौटा पाने की स्थिति में नहीं था, तो चीन ने बाकायदा हबन पटोटा बंदरगाह अपने लीज पर ले लिया और वहीं से अपना लड़ाकू वारशिप रख के भारत पर निगरानी रखने का काम शुरू कर दिया। लेकिन हालात बदले, श्रीलंका को जब खाने को नहीं हुआ, जब श्रीलंका की ज़रूरत पड़ी तो चीन भाग खड़ा हुआ और भारत फिर वहाँ अपनी एंट्री ली और चीन को वहाँ से निकालने का काम शुरू हो गया है। यही काम जो चीन श्रीलंका में किया है वही पाकिस्तान किया है। पाकिस्तान में तो चीन ने उससे भी ज़्यादा पैसा लगाया है, तो पाकिस्तान के भी हालात वही होने वाले हैं और पाकिस्तान भी इसी तरह दिवालियापन के कगार पर खड़ा हो गया है। अब कब कोलैप्स करेगा यह केवल अब आने वाले 1-2 महीने की ही बात है। चीन को छोटे देश बड़ी पसंद आते हैं कि इन छोटे देशों में वहाँ के शासक वर्गों को पैसा देकर अपने पक्ष में मिलाना चीन के लिए आसान हो जाता है, और चूंकि इन देशों में लोकतंत्र कम होता है इसलिए चीन के विरोध में आवाज़ नहीं उठती है। लेकिन श्रीलंका के हालात देखकर अब जितने भी देश चीन के आर्थिक चंगुल में फंसे हैं उन सब में आवाज़ उठना शुरू हो गया है, और चीन को आर्थिक रूप से नकेल कसने का भारत ने जो यह काम किया है कि अगर चीन भाग जाता है तो भारत वहाँ मदद के लिए आता है। दूसरे देश भी जो चीन विरोधी हैं जब चीन भागेगा तो मदद करेंगे, तो चीन को आर्थिक नकेल कसने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर कदम होगा। और चीन की जो जान है उसके आर्थिक गतिविधि में बसती है, और अगर यह आर्थिक गतिविधि रूपी अमृत
चीन रूपी रावण के नाभि से निकाल दिया गया तो फिर रावण तो मारा ही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।